ओके जी। अ, आज हम जो है ना थोड़ा सा वेबसाइट का बेसिक देखेंगे, फिर हम जो जेंगो आपका फ्रेमवर्क है ना इसको देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। और उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि इसके अंदर डाटा जो है वो फ्रंट एंड से बैक एंड तक किस तरह से जाता है। ठीक है, कुछ यानी कि बेसिक देखेंगे, फिर एक क्लास जो है ना हम आज के दिन ही नाइट में रख लेंगे। और उसके अंदर फिर हम नेक्स्ट देख लेंगे, और एक जो लास्ट क्लास है वो हम कल रख सकते हैं। कल भी अगर एक और क्लास ज़रूरत पड़ी तो वो हम फिर कल नाइट में रख लेंगे। इस तरह से आपकी 4 क्लासेस हम पूरी करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, आप दोनों में से किसी का भी। ये फाइल एंड ओपन फोल्डर CS519, और यहाँ पर मैं अ, ये गुफरान आपका ओपन करता हूँ। और ये हम आगे प्रोजेक्ट के फोल्डर में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट के फोल्डर को बस ऐसे क्लिक करना है, इसी को आपने ओपन करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट का फोल्डर एंड सेलेक्ट फोल्डर। और जब ये ओपन हो, ओहो, स्क्रीन मेरी हैंग हुई है, रुकें ज़रा, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। अब शो हो रही है? ओके। अच्छा, तो ये हमने ओपन कर लिया, अब हम इसको करेंगे रन। ये वेलकम का आएगा, इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब हम टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल। एंड ठीक है, ये देखें, यहाँ से एक्चुअली पता लगता है कि कमांड रन कहाँ पे हो रही है एक्चुअली। जैसे ये देखो, मेरी ये डी ड्राइव है पहले, फिर उसके बाद ये मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया हुआ है। अच्छा, ये अपना माइक जो है ना गुफरान, आप ऑफ कर दें, जब कोई क्वेश्चन करोगे तब आप ऑन कर लेना, क्योंकि इससे ना शोर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था, देखो ये पूरा पाथ होता है यहाँ पर टर्मिनल के पास कि ये रन कहाँ पे हो रहा है। तो अभी ये कहाँ पर है, लास्ट के ऊपर देखें प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर है। हम जो भी कमांड रन करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर रन होगी, जो कि हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर यहाँ पर ये ओपन है। ठीक है, और इसी के अंदर हमारी manage.py की फ़ाइल है, इसके अंदर प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर रिकमेंडर का एक फ़ोल्डर है, और इसके अंदर ये हमारी डेटाबेस की फ़ाइल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक दफ़ा जो है ना प्रोजेक्ट को रन भी कर लेते हैं। अ, अच्छा, ये जो है ना एनवायरनमेंट, इसको वैसे आपको हर दफ़ा इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम तभी इनेबल करते हैं जब हमने कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इसको इनेबल कर लें ये वाली कमांड से। यहाँ पर नहीं इनेबल हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया ही नहीं है। वो कल आई थिंक दूसरा प्रोजेक्ट ओपन हुआ था, तो उसका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, इसका मैंने क्रिएट किया ही नहीं है। चले, मैं वही प्रोजेक्ट जो है ना ओपन कर लेता हूँ। बल्कि नहीं, ये वाला ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो हमने कंसेप्ट समझे हैं वो ज़्यादा इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुए हैं, दूसरे के अंदर तो उसका तो एडमिन का पैनल भी नहीं है ना। तो यही ठीक है। मैं डायरेक्ट फिर रन ही कर लेता हूँ। खैर, आपने जो है पहले ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है इसको एक्टिवेट कर लेना है। ओके, फिर आपने ये लिखना है पाइथन, ये कमांड फिर आपने रन करनी है, पाइथन manage.py रन सर्वर की। ओके, तो यहाँ पर ये रन हो चुका है, और ये आपके पास लिंक आ जाएगा इसका, जहाँ पर आप जाके इसको रन कर सकते हैं। चाहे आप इसको ऐसे कॉपी कर लें यहाँ से, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके Ctrl+C। और आप वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है ना वो इसकी होती है, ये जो ब्राउज़र है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का, इसके अंदर वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ना ही रन करें। आप ये क्रोम के अंदर रन करें, वहाँ से कॉपी किया लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रन हो गई। ठीक है। अच्छा यार, आपका भी ये है बुक रिकमेंडेशन सिस्टम, मैं कोई और समझ लिया था। ओके, चलें, हमने तो उसके ऊपर ही बात करनी है ना, फ्रेमवर्क के ऊपर, तो वो दोनों का सेम है, उसके ऊपर हम कर लेंगे। ये मैंने रन करके इसलिए दिखाया कि अगर आप भूल जाएं तो आप ये वीडियो देख लें दोबारा, तो आपको पता लग जाएगा रन किस तरह से करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि अभी ये सर्वर हमारा रन हो रहा है। ठीक है,
यानी कि अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है ये डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर रही है, ठीक है। जो भी हम यहाँ पर चेंजिंग वगैरह करेंगे या प्रॉपर ये वर्क करेगी, ओके। ये प्रॉपर जो है वर्क करेगी। अभी सर्वर रन हो रहा है, इसलिए क्योंकि सर्वर रन हो रहा है इसलिए हमारे पास कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जब तक सर्वर रन हो रहा होता है तब तक कंट्रोल इसका टर्मिनल का सर्वर के पास रहता है। जो भी यहाँ पर मैं चेंजिंग करूँगा, लाइक ये देखें अभी ये मैंने रिक्वेस्ट यानी कि गेट फेविकॉन, ये उसने रिक्वेस्ट जनरेट की थी सर्वर ने, जो उसको एसेट चाहिए थे। इस एसेट के अंदर क्या क्या आता है, लाइक जो यहाँ पर ये लोड वगैरह हो रहे हैं, तो ये चीज़ें अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ लॉगिन पे तो आप देखोगे यहाँ पर रिक्वेस्ट अपडेट हो रही है, यानी कि अभी ये सर्वर के कंट्रोल में है टर्मिनल हमारा। तो सर्वर को हमने पहले ब्रेक करना है। अगर हम टर्मिनल को दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो हमें टर्मिनल को ब्रेक करना पड़ेगा कंट्रोल सी से। जैसे कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो ये आप देखें अब जो है ना हमारा जो सर्वर है वो ब्रेक हो गया। और वापस से हम यहाँ पर अब कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर वापस से कमांड लिखूँगा तो फिर से जो कंट्रोल है वो सर्वर के पास चला जाएगा, ओके। चलें अब बात करते हैं इस फ्रेमवर्क की। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना ये है पाइथन का फ्रेमवर्क, और ये यूज़ होता है वेबसाइट्स बनाने के लिए। इसका नाम है जेंगो, ठीक हो गया। अब इसकी मैं आपके साथ ना एक वीडियो शेयर कर दूंगा जो आपने देख लेनी है। उधर से आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर अगर हमने प्रोजेक्ट बनाना हो तो हमें क्या कमांड लिखनी पड़ती है, कैसे इसका सेटअप करना पड़ता है। वो वीडियो मेरी नहीं है, अ, एक और यूट्यूबर है उनकी है। तो वैसे मैं अपनी अलग से भी रिकॉर्ड कर सकता, लेकिन उनकी है तो मैंने सोचा मैं फिर क्यों रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। तो वो आपने देख लेनी है, उससे आपको पता लगेगा कि हमें कौन कौन सी फाइल्स जो है ना वो बनी बनाई यहाँ पर मिल जाती हैं, और सारा ए टू जी। जब हम यहाँ पर एक्चुअली कमांड रन करते हैं ना, एक वो होती है आई थिंक स्टार्ट प्रोजेक्ट की, स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो उससे क्या होता है कि ये फ़ाइल हमारे पास ऑटोमेटिकली बन जाती है प्रोजेक्ट की, जो भी हम नाम दें। मैं वैसे इसको हमेशा प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी ना एक फ़ाइल बन जाती है मेन, ओके, प्रोजेक्ट की। अब इसके अंदर ये वाली फ़ाइल हमें बनी बनाई मिल जाती है, और ये वाली जो अंदर प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है ये वाली, ये हमें बनी बनाई मिल जाती हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर जब हम ये उसको बोलते हैं कि भाई हम इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। एक्चुअली प्रोजेक्ट जो है ना ये ओवरऑल एक नाम होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट। उसके बाद हम इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस ऐड कर सकते हैं। तो हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी वो थी रिकमेंडर, मतलब आपके केस के अंदर ये थी रिकमेंडेशन बुक, और जो दूसरी स्टूडेंट है उनके केस में था वो वेलनेस ट्रैकर। तो इसी तरह से हम फिर क्या कर सकते हैं कि हमारी अगर एप्लीकेशन बहुत बड़ी है तो उसको हम पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रिकमेंडर है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँ तो क्या पार्ट्स इसके होंगे, जैसे मैं लॉगिन और ये जो रजिस्ट्रेशन वाली जो है ना इसकी अलग से ऐप बना दूँ। मोस्टली डेवलपर इस तरह ही बनाते हैं कि वो लॉगिन रजिस्टर की जो ऐप है वो अलग, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अलग ऐप में बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको एक ऐप नज़र आ रही है जस्ट रिकमेंडर, और जो दूसरी स्टूडेंट है आपका भी एक ही आपको ऐप यहाँ पे देखने को मिलेगी, वेलनेस के नाम से आई थी या ट्रैकर के नाम से होगी। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता तो फिर यहाँ पर एक रिकमेंडर है और इसके नीचे होनी थी अथेंटिकेशन, या जो भी मैं ऐप का नाम रखता जो कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो करती। लेकिन मैंने सारा काम इसी के अंदर एक ऐप के अंदर ही करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा तो है नहीं ये प्रोजेक्ट कि हम इसको डिवाइड करें। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये वाले फ़ोल्डर की, प्रोजेक्ट की। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। पाए कैशे, ये एक फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर जस्ट हमारी जब वेबसाइट रन हो रही है इसका कैशे स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक फ़ाइल आती है, ये हमेशा एम्प्टी होती है। ये बस ये शो करती है कि ये जो हमारा फ़ोल्डर है ना प्रोजेक्ट वाला वो इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर का हिस्सा है, ठीक है। बस ये शो करती है ये। जब हमने किसी फ़ोल्डर को इसका पार्ट बनाना हो हम उसके अंदर एक एम्प्टी फ़ाइल क्रिएट करते हैं इसके इस नाम से, ठीक है। इसके अंदर होता कुछ भी नहीं है, ये देखिए ये एम्प्टी है बिल्कुल। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद ये है, ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये खुद ही मैनेज हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग खुद ही मैनेज हो रहा है इसका, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिस्टम की जस्ट कुछ सेटिंग्स हैं जिसको मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं आज तक, लेकिन मैंने यहाँ से कोई कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं यहाँ पर कुछ राइट करूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएस इन्वायरमेंट सेट डिफ़ॉल्ट डी जेंगो सेटिंग मॉड्यूल प्रोजेक्ट सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग वगैरह जो है ना वो सेट कर रहा है। उसके बाद आती है सेटिंग डॉट पी वाई,
ठीक है, अब ये जो फाइल है ना, ये हमारी ग्लोबल सेटिंग की फ़ाइल है। इसके अंदर क्या क्या हम सेट कर सकते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमारी प्रोजेक्ट की जितनी सेटिंग है, जनरल सेटिंग वो होती हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे आता हूँ। यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप्स के नाम से ये एक अरे कह लें, ठीक है। यहाँ पर जो हम ऐप बनाना चाह रहे हो, हमें यहाँ पर वो लिखनी पड़ती है। जैसे रिकमेंडर यहाँ पर बनाई हुई है ना, रिकमेंडर, तो यहाँ पर वो ऐड की हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे मिडल वेयर। मिडल वेयर मीन्स वो सारे कंपोनेंट जो जब रिक्वेस्ट ब्राउज़र से डेटाबेस के पास जाती हैं, डेटाबेस से वापस ब्राउज़र के पास आती है, तो उसके दरमियान जो जो चीज़ें काम करती हैं वो यहाँ पर आ रही होती हैं। ये सारी सिक्योरिटी के रिलेटेड जो पैकेज हैं वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे सिक्योरिटी मिडल वेयर, सेशन मिडल वेयर जो सेशन को हैंडल करता है, यूज़र के सेशन को, कि यूज़र अभी लॉगिन है, नहीं लॉगिन, क्या हिसाब किताब है। कॉमन मिडल वेयर, सी एस आर एफ व्यू मिडल वेयर। सी एस आर एफ ये एक अटैक होता है, उससे हमें बचाता है ये मिडल वेयर। ये अटैक कुछ इस तरीके से होता है कि जो हमारे हैं ना, जहाँ पर यूज़र आके कोई इन्फॉर्मेशन लिखता है, जैसे लॉगिन पासवर्ड का हो गया फॉर्म, वहाँ पे जहाँ यूज़र कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर यूज़र आके कुछ लिख सकता है, तो वहाँ से ये जो होते हैं ना हैकर, वहाँ से ये अटैक परफॉर्म करते हैं सी एस आर एफ का। वहाँ पे कुछ डाटा वगैरह लिखे जाते हैं, मतलब अनलिमिटेड जो है ना, वो एक टाइप का कह लें कि डाटा वहाँ से पास करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है वेबसाइट जो है वो आपकी डाउन हो जाती है। तो ये बस उससे हमें बचाता है ऐसी एक्टिविटी से। बाकी भी यहाँ पर ये मिडल वेयर है कुछ। उसके बाद है, अच्छा ये मैंने खुद ये फ़ाइल नहीं बनाई सेटिंग डॉट पी वाई की। ये जब हम इसको कहते हैं ना कि स्टार्ट प्रोजेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली हमें सारा कुछ बना के दे देता है। हाँ, उसके बाद ये मैंने यहाँ पर खुद पास किया हुआ है ऐप बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये भी एज इट इज़ ही रहता है। यहाँ पर टेम्पलेट्स जो है ना, उनका ये पाथ वगैरह बता रहा है। टेम्पलेट्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। उसके बाद बाकी ये सारी सेटिंग आ गई। देन ये डेटाबेस की सेटिंग है कि डेटाबेस कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये बेस डायरेक्टरी, आई ये हमारी बेस डायरेक्टरी है ये। और यहाँ पर डी बी डॉट एस क्यू एल लाइट 3 के नाम से ये हमारा डेटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है जी। बाकी ये पासवर्ड के रिलेटेड कुछ सेटिंग आ गई हैं। यहाँ पर टाइम जोन की सेटिंग हम कर सकते हैं। अभी ये यूटीसी सेट है, तो ये आई थिंक अमेरिकन टाइम जो है ना वो सेट है अभी हमारी वेबसाइट का। अगर हम इसको अपने टाइम के मुताबिक करना चाहते हो, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एशिया, एशिया स्लैश कराची, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब ये जो पाकिस्तानी टाइम है वो अप्लाई हो गया आपके प्रोजेक्ट पे। जितनी भी ट्रांजैक्शन या जितना भी डाटा स्टोर होगा, उसके साथ जो आपका टाइम स्टोर होगा वो पाकिस्तानी टाइम स्टोर होगा। और यहाँ पर क्या है, हाँ ये कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। लॉगिन यूआरएल हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि जो लॉगिन का यूआरएल है ना, वो होगा लॉगिन। और जो ये यूआरएल यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन किए हुए हैं। लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल, यानी कि जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद वो कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, होम पे। उसके बाद है लॉगिन रीडायरेक्ट यूज़र, यानी कि लॉग आउट रीडायरेक्ट यूआरएल, यानी कि जब यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करेगा तब वो कहाँ पर रीडायरेक्ट होगा, तब वो लॉगिन पे रीडायरेक्ट होगा। यानी कि अगर यूज़र लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता है, तो उसको फिर लॉगिन का पेज नज़र आएगा। इसी तरह से जब वो सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है, तो फिर उसको होम का पेज नज़र आएगा, ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर आती है यू आर एल डॉट पी वाई। यू आर एल डॉट पी वाई जो है ना, इसके अंदर हमारी वेबसाइट के यू आर एल होते हैं, ठीक है। यानी कि जब यूज़र कहीं पे क्लिक कर रहा है किसी बटन पे या किसी चीज़ पे, तो क्या होगा, ठीक है, कौन सी फ़ाइल, कौन सा फंक्शन रन होगा, कौन सी फ़ाइल शो होगी, वो जो है ना डिफ़ाइन करते हैं यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना यूआरएल, ये ऑटोमेटिकली हमारा होता है। एडमिन का यूआरएल है ये एक्चुअली, एडमिन साइड का, ठीक है। और ये जो है ना, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आएगी यूआरएल की एडमिन के अलावा, ठीक है। एडमिन से क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पर डीजेंगो के अंदर एडमिन को एक्सेस करना हो ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो ऊपर आपकी एड्रेस बार है, यहाँ पर जो भी आ रहा है उसको मिटा देते हैं। 8000 के बाद जस्ट स्लैश रहती है, और उसके बाद हम लिख लेते हैं एडमिन, और एडमिन के बाद भी स्लैश और एंटर प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हम डीजेंगो एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसकी बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर ये हमें रिडायरेक्ट कर लेता है। और ये बिल्ट इन है, ठीक है, ये इसको मैंने नहीं बनाया, ये डीजेंगो हमें खुद से देता है। और यहाँ पे अगर यूज़र नेम और पासवर्ड में एडमिन लिखूँ, तो ये हम एडमिन की साइड पे आ गए हैं।
ये जो अबीहा का प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये एडमिन साइड नहीं है, वो जस्ट यूज़र बेस्ड ही है, उसका एक ही यूज़र है जो कि है रेगुलर यूज़र। ये गुफरान आपकी एडमिन साइड है, ठीक है। यहाँ पर ये कैटेगरीज आ जाएंगी, यहाँ पे जितनी भी हम कैटेगरीज ऐड करेंगे, लेकिन ये कैटेगरीज खुद से ऐड हो रही हैं क्योंकि उन्होंने बोला था CSV फाइल से आपने डाटा लोड करना है। खैर ये एक अलग डिस्कशन है, आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, ये इसको हम बाद में भी कर लेंगे। तो एडमिन साइड के ऊपर ये आपके सारे मतलब ये टेबल्स शो हो रहे हैं, कैटेगरी का टेबल, फीडबैक का टेबल, आइटम का टेबल, ये सारी आइटम्स हैं। ये तकरीबन कोई 500 के करीब आइटम्स हैं, इतनी ही रिक्वायर्ड थी। उसके बाद कीवर्ड का, ये जितने उसके अंदर कीवर्ड थे वो आगे, प्रेफरेंसेस का इसके अंदर कुछ नहीं है खैर। तो ये एडमिन साइड है, और ये इसका जो यूआरएल है ना वो ये है, ये। और ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है जेंगो के अंदर, ये इसने खुद से हमें प्रोवाइड किया है। इसके अलावा एडमिन के अलावा अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है किसी यूआरएल की, तो फिर क्या होगा, ये उसको हमें रीडायरेक्ट कर रहा है रिकमेंडर डॉट यूआरएल्स पे, ठीक है। यानी कि इसके अलावा ये हमें यहाँ पर फिर ये यहाँ पर हमने इसकी अलग से यूआरएल्स की फ़ाइल बनाई हुई है रिकमेंडर में, तो यहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर सुपरवाइज़र कोई अगर क्वेश्चन करता है तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट का जो फ़ोल्डर है इसको ओपन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको चाहे ऐसे कोलैप्स ही रहने दें, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पर इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ये था कि यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ेगा अगर वो कुछ भी चेंजिंग करवाते हैं ना। यहाँ पर हमारे वो हैं फ्रंट एंड के पेजेस हैं, HTML पेजेस हैं ना, यहाँ पर फंक्शन है, कुछ भी नहीं है, जस्ट सेटिंग्स हैं, तो इसको आप ऐसे क्लोज रहने दें। सो यहाँ पर ये मैं फ़ोल्डर क्लोज़ कर रहा हूँ। अब ये जो हमारा असल फ़ोल्डर है वो आपका एप्लीकेशन का फ़ोल्डर होगा, जो कि इनके केस के अंदर रिकमेंडर है। अभी आपका जो प्रोजेक्ट है उसका होगा ट्रैकर। सो इसको हम ओपन करते हैं। अब इसके अंदर जो पहला फ़ोल्डर आता है वो आता है पाई कैशे का, ये जस्ट कैशे फ़ोल्डर है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट का, ये अ, ये जस्ट इनके प्रोजेक्ट में है, बाकी किसी के प्रोजेक्ट में ये नहीं होगा। अभी आपके भी प्रोजेक्ट के अंदर मैनेजमेंट का फ़ोल्डर नहीं होगा, ठीक है। ये इनके गुफरान आपके प्रोजेक्ट के अंदर ना उन्होंने बोला हुआ था कि टर्मिनल से आप क्या करें कि ये जो CSV है ना फाइल, ये बनाएं, ये एक्सेल की फ़ाइल है, और इसके अंदर जितना डाटा है उसको डाटाबेस में लोड करें। तो यहाँ से हमने क्या किया, जस्ट लोड आइटम डॉट पी वाई, यहाँ पर हमने एक बनाया हुआ है, फ़ाइल बनाई है पाइथन की, मैनेजमेंट के फ़ोल्डर में जाके कमांड के फ़ोल्डर में, ठीक है, आइटम लोड आइटम डॉट पी वाई। तो इसको जस्ट हमने ये जो कोड है ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये CSV का यहाँ पे हमने पाथ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे रिकमेंडर स्लैश आइटम 450 डॉट CSV। और ये कोड क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये जितना इसके अंदर डाटा है इसको लेके वो डेटाबेस में लोड कर रहा है। देखो कैटेगरीज़ को कैटेगरीज़ के डेटाबेस में, बाकी ये आइटम, ठीक है, उसको आइटम्स के फ़ोल्डर में, और कीवर्ड्स जितने हैं उसको कीवर्ड्स के फ़ोल्डर में, ठीक है। ये काम कर रहा है, और ये एंड के ऊपर ये शो करेगा कि भाई सक्सेसफुली लोडेड आइटम फ्रॉम CSV, ठीक है। तो ये आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी। हार्डली होता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर ये रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए फिर मुझे मैनेजमेंट का फ़ोल्डर बनाना पड़ा था। खैर उसके बाद आ जाता है माइग्रेशन माइग्रेशन का फ़ोल्डर। माइग्रेशन के फ़ोल्डर के अंदर देखें क्या होता है कि हम जो डेटाबेस के अंदर इसके अंदर टेबल बनते हैं ना, वो मतलब हम मैनुअली नहीं बनाते, ठीक है। वो बनते हैं ऑटोमेटिकली, कैसे, उनका हम लिखते हैं यहाँ पर मॉडल, ठीक है। जब हम मॉडल लिख लेते हैं तो फिर हम यहाँ पर कमांड रन करते हैं परफॉर्म माइग्रेशन की। जब वो कमांड हम रन करते हैं तो उसकी एक माइग्रेशन फ़ाइल बनती है, जैसे यहाँ पर ये बनी हुई है माइग्रेशन फ़ाइल, ये देखें। अब ये जो माइग्रेशन फ़ाइल है ना, ये फिर जब ये रन होती है ना, हम जब ये बन जाती है फिर हम एक और कमांड रन करते हैं माइग्रेट की। तो क्या होता है कि इसके अंदर फिर जो चेंजिंग हमने बोली होती हैं, लाइक डाटाबेस बनाना है, जो भी करना है, टेबल बनाना है, वो फिर जाके डाटाबेस पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो वो ये वाली उसके रिलेटेड जो फाइल है वो यहाँ पर होती है माइग्रेशन में। इसके अंदर भी कोई चेंजिंग हमने नहीं करनी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी टेम्पलेट का फ़ोल्डर। हाँ ये मेन हमारा फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पर टेम्पलेट का फ़ोल्डर है, इसके अंदर रिकमेंडर का फ़ोल्डर, और इसके अंदर यहाँ पर आपके सारे टेम्पलेट आ जाते हैं, यानी कि आपके HTML पेजेस। एक्चुअली जो यहाँ पर आपको सारा कुछ शो हो रहा है ये HTML पेजेस के थ्रू ही शो हो रहा है।
एडमिन साइड पे नहीं, यूज़र साइड पे। एडमिन जो साइड के जो पेजेस हैं ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं जेंगो से। सो यहाँ पर ये हमारा होम का पेज है। यहाँ पर आइए होम। ठीक है, ये हमारा पेज है होम का। ऊपर इसकी ये स्टाइलिंग आ गई और नीचे ये सारा होम का पेज आ गया हमारा। ये इसकी सारी HTML CSS और ये लास्ट के ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है कुछ। ये खैर हम बाद में देखेंगे, अभी हम फ्रेमवर्क पे फोकस कर रहे हैं। इस तरह से ये लॉगिन डॉट HTML का पेज आ गया और ये सारा है। तो ये फ़ोल्डर आपका काफ़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है टेम्पलेट का। इसी के अंदर तो हमने चेंजिंग करनी है। अगर फ़र्ज़ करो वो कह रहे हैं किसी बटन का कलर चेंज करके दिखाओ या कुछ कह रहे हैं तो वो इसी के अंदर हमारा चेंज होगा। ओके, क्योंकि यही तो हमारी फ्रंट एंड की फाइल्स हैं। उसके बाद आ जाएं जी, ये क्या है टेम्पलेट। दोबारा बताएं, मेरे में नहीं आ रही। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स का वो जो फोल्डर है। टेम्पलेट हो ही नहीं सकता कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर टेम्पलेट का फोल्डर ना हो। इम्पॉसिबल है ये। इसमें कौन सा है जिसमें चेंजेस करनी होगी? कौन हम्म। सा है इसमें जिसमें चेंजेस करनी है? वो जिसमें बोलेंगे उसमें चेंज ही कौन करेंगे अब। सा फोल्डर जिसमें चेंज चेंजेस करनी है? टेम्पलेट के अंदर जो है ना, टेम्पलेट का जो फोल्डर है उसके अंदर जितनी फाइल है ना उसमें से वो किसी के अंदर भी बोल सकते हैं। और किसके अंदर बोल सकते हैं, कैसे करनी है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास के अंदर अभी हम फ्रेमवर्क देख रहे हैं। ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ। उसके बाद ये टेम्पलेट टैग्स का फोल्डर है, तो ये भी किसी दूसरे बंदे के प्रोजेक्ट में नहीं होगा, ये जस्ट ये गुफरान के प्रोजेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर ये गेट आइटम डिक्शनरी एंड की, ये मैंने किस लिए बनाया था अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। खैर, ये जस्ट आपके प्रोजेक्ट में होगा। अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि ये मैंने किस लिए बनाया था। खैर, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद ये वो फाइल है जो जस्ट ये शो करती है कि ये इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये हमारा जो फोल्डर है रिकमेंडर है। ओके, ये एम्प्टी होती है ये वाली, init.py। देन आ जाता है हमारा admin.py। इसके अंदर अब हमारा जो एडमिन पैनल है ना, हम इसके अंदर यहाँ पर ये स्पेसिफाई करते हैं कि एडमिन पैनल के अंदर हम कौन कौन से टेबल का डाटा मैनेज करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये हम बता रहे हैं कि कैटेगरी का जो है वो डाटा हम यहाँ पर मैनेज करना चाह रहे हैं, कीवर्ड टेबल का डाटा मैनेज करना चाह रहे हैं। एडमिन साइड के ऊपर यानी कि जो भी शो होते हैं ना टेबल का डाटा मैनेज करने के लिए, वो यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर ये मिटा देता हूँ ये इतना, ठीक है, तो ये क्या होगा फिर, आइटम का जो डाटा मैनेजमेंट का जो टेबल है वो वहाँ पर एडमिन साइड पे शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एडमिन साइड पे स्लैश एडमिन, तो यहाँ पर आप देखो ये आपको शो हो रहे हैं। और आप यहाँ पे फ़र्ज़ करो अगर आइटम में जाता हूँ तो यहाँ पर आप जो है वो कोई भी डाटा डिलीट कर सकते हो। लाइक यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, यहाँ आओ, डिलीट सेलेक्टेड आइटम और इसको गो डिलीट कर सकते हो। यहाँ से डाटा आप मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारा जो डाटा एडमिन साइड पे शो हो रहा है वो ये वाला सेक्शन शो करवा रहा है हमें। बाकी यहाँ पर लिस्ट डिस्प्ले का एक हमने वेरिएबल बनाया होता है जिसके अंदर हम ये शो करते हैं कि लिस्ट के अंदर क्या क्या कॉलम शो होंगे। जैसे यहाँ पे ये अगर बात करें इसकी आइटम वाले टेबल की, तो यहाँ पर नेम शो हो रहा है और कैटेगरी शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे आइटम में लिस्ट डिस्प्ले नेम और जस्ट कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद लिस्ट फ़िल्टर आ जाते हैं, कैटेगरी के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हैं और सर्च फील्ड आ जाएगी नेम की। तो यहाँ पर अगर हम जाएं, बहुत सिंपल है ये जेंगो फ्रेमवर्क, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखो लिस्ट फ़िल्टर के अंदर क्या शो हो रहा है, बाय कैटेगरी, यानी कि हम बाय कैटेगरी यहाँ पे आइटम्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सारी कैटेगरी शो हो रही हैं तो अभी आल सेलेक्ट है। अगर मूवी भी करता हूँ तो जितनी मूवीज़ हैं जस्ट वो शो होंगी। ठीक है, तो ये वाला जो होता है, ये वाला वेरिएबल, ये यहाँ पे हमें फ़िल्टर को फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई कौन सा फ़िल्टर हम यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं। देन सर्च फील्ड है, तो यहाँ पे सर्च फील्ड होगी ऊपर कहीं, ये रहा। तो यहाँ पर हम नेम बोल रहे हैं तो बाय नेम यहाँ पर चीज़ें जो है वो सर्च हो जाएंगी। अगर यहाँ पर हम कैटेगरी भी ऐड कर दें तो बाय कैटेगरी भी चीज़ें सर्च होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर अगर अभी मैं यहाँ पर MOVIE लिखता हूँ मूवी एंड सर्च पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बाय नेम ही वो सर्च हो रही हैं। लेकिन अगर कैटेगरी ऐड कर दूंगा, फिर अगर मूवी लिखूंगा तो जितनी कैटेगरी जिनकी हर वो आइटम जिसकी कैटेगरी मूवी होगी फिर वो भी यहाँ पर लोड हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे admin.py के अंदर वर्क होता है।
देन है ऐप्स डॉट पी वाई। इसके अंदर बस हम ऐप्स को जो है ना, अपनी ऐप का जो नेम है बस वो लिखते हैं। ये भी जो फाइल है ये खुद ही बनती है, ये हम नहीं बनाते। आ, उसके बाद है यहाँ पर इनके आइटम डॉट अंडरस्कोर, ये सी एस वी फाइल है। सी एस वी फाइल के अंदर उन्होंने बोला था एक्चुअली आपने सारा जो डाटा है वो सी एस वी फाइल में रखना है और फिर उसको लोड करना है आपने पाइथन के अंदर। तो ये वो सी एस वी फाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है ये सी एस वी। देन मॉडल डॉट पी वाई, ये वो हमारा फ़ोल्डर है मॉडल डॉट पी वाई, जिसके अंदर हमारे सारे मॉडल्स होते हैं। लाइक टेबल का, टेबल्स को हम मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कोई टेबल बनाना चाह रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करो मैंने कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगा कैटेगरी, और इसके अंदर फिर मैं फ़ील्ड बनाऊंगा। तो यहाँ पर एक ही हमने फ़ील्ड या एक ही कॉलम कह लें बनाया हुआ है नेम के नाम से, जिसके अंदर क्या होगा, कैटेगरी का नेम स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये एक दूसरा मॉडल आता है कीवर्ड का, तो इसके अंदर भी बस एक ही कॉलम है नेम का, यानी कि जो कीवर्ड का नेम है। देन आइटम का आ गया। अब आइटम के अंदर क्या क्या कॉलम है, नेम, कैटेगरी, कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो कैटेगरी है ये फॉरेन की है। फॉरेन की मतलब वो प्रॉपर्टी होती है जो हम किसी दूसरी टेबल के अंदर यूज़ कर रहे हो। जैसे हमने ये यहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि जो कैटेगरी है ना, ठीक है, जो कैटेगरी है, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई कैटेगरी है वो किस आइटम से रिलेट कर रही है, तो ये उसके लिए हम फिर यहाँ पर जो कैटेगरीज होंगी यहाँ पे उनको अटैच करवा रहे हैं यहाँ पर आइटम के नेम के साथ। खैर ये हम डेटाबेस के अंदर जब जाकर डेटाबेस के कंसेप्ट वगैरह देखेंगे तब आपको फॉरेन की अच्छे से समझ आएगी। तो आइटम के अंदर क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, कीवर्ड कैटेगरी आ रही है, और कीवर्ड, कैटेगरी भी फॉरेन की है, कीवर्ड भी फॉरेन की है। उसके बाद कीवर्ड आइटम आ रही हैं, यानी कि जो हमारी कीवर्ड जितने होंगे और उनके रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो। तो यहाँ पर कीवर्ड और आइटम, ये दो फील्ड्स हैं यहाँ पे, यानी कि कौन सी आइटम किस कीवर्ड से रिलेट कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन स्टोरी है कीवर्ड आइटम नाम के टेबल में। बाकी यहाँ पर प्रेफरेंसेस हैं। प्रेफरेंसेस का एक टेबल है जो कि जस्ट यूज़र की प्रेफरेंसेस जो है उसको स्टोर करेगा। देन यहाँ पर ये फीडबैक है। यूज़र जो है वो किसी भी जब वो सर्च करेगा उसके बाद जो सर्चेज आएंगी उसके अंदर उसको दो ऑप्शन यहाँ पर हम देंगे, एक होगा राइट का, एक होगा रॉन्ग का। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो रही है। यानी कि आज आके क्या है, मॉडल पी वाई के अंदर हमने अपने डेटाबेस के अंदर जो हमने टेबल बनाने हैं उनका कोड यहाँ पर लिखा है। जेंगो के अंदर हमें ये करना पड़ता है कि हमें क्लास लिखनी पड़ती है जी, यानी कि जिस नाम का हम टेबल बना रहे हैं उस नाम की हमें क्लास लिखनी पड़ती है। क्लास, लाइक हम आइटम का टेबल बनाना चाह रहे हैं, क्लास आइटम, और उसके अंदर फिर उसके कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है। और जब फिर हम माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो वो इसी टेबल को, इसी क्लास को डेटाबेस टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद टेस्ट डॉट पी वाई, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हो। टेस्ट डॉट पी वाई को आप इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट हो गई। देन आ जाती है यू आर एल डॉट पी वाई। अब इसके अंदर वही यू आर एल होते हैं हमारे, ठीक है। अब जो एक यू आर एल है ना, इसके ऊपर हम चलें अभी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है यू आर एल। देखें, यू आर एल जब हम बनाते हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल जो कोई एक यू आर एल है उस पर बात करूँ, जैसे ये लॉगिन का यू आर एल है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो नेम है वो एंड पे आता है। अब जहाँ पर भी हम ये चाह रहे हैं ना कि लॉगिन का यूआरएल रन हो, वहाँ पर जस्ट हम इसका नेम यूज़ करेंगे। मैं ना यहाँ पर इसकी एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ वापस से यूज़र के व्यू में, ठीक है। अभी ये मैं लॉगिन हूँ, मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लॉगिन का जो है ना, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बटन, ठीक है। और अगर मैं इसकी जो बटन, ये कहाँ पे शो हो रहा है, ये होगा टेम्पलेट के फोल्डर में, और ये होगा बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर। और यहाँ पर आपको ये मिल जाता है लॉगिन का बटन। और यहाँ पर यूआरएल आप इसका देखेंगे हम किस तरह से लिखा हुआ है। इसका नेम कुछ इस तरीके से हम पास करते हैं। यहाँ पे ये डी जैंगो का जो है ना सिंटैक्स है। जब यहाँ पर हम एचटीएमएल के अंदर डी जैंगो लिखना चाह रहे हो ना, तो हमें ऐसे करली ब्रेसिस के बाद परसेंटेज, देन करली ब्रेसिस, परसेंटेज और क्लोजिंग करली ब्रेसिस, ये इस तरह हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। फिर इसके अंदर हम डी जेंगो लिख सकते हैं। ये ब्लॉक ये बता रहा है कि भाई ये हमने यहाँ पर जेंगो का जो सिंटैक्स है वो लिखा हुआ है।
और यहाँ पर यूआरएल हम कह रहे हैं लॉगिन, जस्ट लॉगिन का नेम यूज़ किया हुआ है। अब जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर यूआरएल के अंदर आके ये जो लॉगिन का यूआरएल है ये वाला रन हो जाएगा यूआरएल। अब ये यूआरएल क्या कह रहा है, ये यूआरएल ये कह रहा है जी कि यहाँ पर जो व्यू जो है वो रन होगा, वो होगा ये वाला ऑथेंटिकेशन व्यूज़। अब ये जो व्यू है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है ऑथेंटिकेशन व्यू, लॉगिन व्यू डॉट एज व्यू एंड टेम्पलेट नेम। जो टेम्पलेट जो यहाँ पर हमें रिटर्न होगा वो लॉगिन डॉट एच टी एम एल का जो है वो टेम्पलेट जो है वो ये रिटर्न होगा। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करो रजिस्टर पे हूँ और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमें ये लॉगिन के ऊपर जब क्लिक किया तो इसका जो यूआरएल है वो रन हुआ। यूआरएल ने बोला कि भाई यहाँ पर जो फाइल शो होगी वो होगी लॉगिन डॉट एच टी एम एल, यानी कि ये वाला पेज। तो वो वाला पेज जो है ना यहाँ पर लोड हो गया। इस तरीके से जो है ये वर्क करते हैं। बाकी इसकी एग्जांपल हम एक और भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हमने जस्ट इसका यही देखना है कि ठीक है कि यूआरएल किस तरह से वर्क करता है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। फिर आ जाती है व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल। व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर हमारे सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जो हमारे डाटा को प्रोसेस करते हैं और एक्चुअल में जो हमें यहाँ पर कौन सी फ़ाइल लोड होगी वो स्पेसिफाई करते हैं। जैसे रजिस्टर का यहाँ पर व्यू है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर सारा वो कोड लिखा हुआ है जो कि यूज़र को रजिस्टर करवाता है। ठीक है, यहाँ पर लाइन बाय लाइन जो है बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हम सारे यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं। रजिस्टर का है, उसके बाद होम का है। होम का जो है वो किसके रिलेटेड है, यहाँ पर होम हम वैसे आई थिंक गेट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली जाऊँ होम में तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, नहीं कर सकता मैं एक्सेस इसको। वैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वायर्ड का नहीं है। जैसे ये आप देख सकते हैं एट लॉगिन रिक्वायर्ड। ऐड लॉगिन रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये जो इसके नीचे फंक्शन है ना, ये यूज़र तब तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक वो लॉगिन नहीं है। ये बस ये चेक कर रहा है कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं। अगर लॉगिन है फिर तो यूज़र ये एक्सेस कर सकता है, अगर नहीं है तो फिर वो इसको बोलेगा भाई जाओ पहले लॉगिन करके आओ। अच्छा, मैं यहाँ पर ना ये देख लेता हूँ कि होम का यूआरएल एक्चुअली है क्या। होम का यूआरएल आई थिंक होम ही था, लेकिन ये क्यों नहीं वर्क किया। जस्ट वेट, यूआरएल डॉट पी वाई, ओके, एम्प्टी है। लेकिन अगर मैं एम्प्टी करूँगा तो ये मुझे लॉगिन पे ही शायद रिडायरेक्ट करेगा। नहीं, कर दिया होम पे। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर वो हमें होम पे लेके जा रहा है। इसको हम बोलते हैं ये एम्प्टी यूआरएल, मतलब हमने वहाँ पर कोई उसका नेम नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो ये हमें ले आया होम में। अब ये जो सारा डाटा लोड करवा रहा है ये व्यू ही लोड करवा रहा है, और ये जो पेज हमें ला के दे रहा है ये भी व्यू ही ला के दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर होम व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर होम का ये रहा हमारा व्यू। तो यहाँ पर ये देखें, ये कीवर्ड लिस्ट जो है या ये वेरिएबल हमने लिया हुआ है जो कि जितनी कीवर्ड्स हैं उनको लोड कर रहा है। बाकी ये कलर मैप है, ये मैंने क्यों बनाया था यहाँ पर हर कीवर्ड के हिसाब से उसको एक कलर देने के लिए जस्ट। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर से ये सारे कीवर्ड को लोड कर रहा है यहाँ पे। और यूज़र अगर कोई सिलेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है, अगर गेट रिकमेंडेशन पे क्लिक करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने लॉगिन रिक्वायर्ड की जो है ना वो लगाई हुई है शर्त, तो ये मुझे लॉगिन पे भेज देगा, ये देखो। ओके उसके बाद यहाँ पर इफ़ रिक्वेस्ट मैसेज पोस्ट कैटेगरी ऑल। हाँ, ये वो है जो कैटेगरीज, अगर बाय कैटेगरी यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं तो कैटेगरीज को ला के देता है हमें। ठीक है, यहाँ पर यूज़ सेलेक्टेड कीवर्ड इफ़ चूजन एल्स टाइप्ड कीवर्ड। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे वो सिलेक्टेड कीवर्ड्स लोड करने हैं या फिर टाइप वाले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम टाइप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से सिलेक्टेड ही, सॉरी यहाँ पर है ये सर्च कीवर्ड। यहाँ पर टाइप करके भी हम ला सकते हैं ऐसे, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये लास्ट के ऊपर क्या रिटर्न करेगा, रिकमेंड ये होम डॉट एच। एक तो इसको रेंडर कर रहा है, यानी कि ये पेज को ला के दे रहा है हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स के फोल्डर में से होम डॉट एच को। और दूसरा ऊपर से कीवर्ड की लिस्ट जो है उसको साथ दे रहा है और साथ में कलर मैप हमें ये दे रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये रिज़ल्ट का आ गया फिर, और फिर ये रेट का आ गया। यानी जब यूज़र रेट करेगा किसी रिकमेंडेशन को तो ये वाला जो है फंक्शन रन होगा। इसी तरह से जब रिज़ल्ट्स के ऊपर यहाँ पर गेट रिकमेंडेशन के ऊपर क्लिक करेगा तो फिर ये वाला रन होगा। अगर ओवरऑल बात करूँ तो ये जो फंक्शन यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं इनके दो काम हैं। एक तो ये टेम्पलेट को रेंडर करवाते हैं, दूसरा ये जो डाटा है ना उसको यूज़र से लेके डेटाबेस के अंदर लेके जाते हैं, या फिर डेटाबेस जो रिस्पॉन्स देता है डाटा का जो भी, उसको वहाँ से लेते हैं और यूज़र को शो करते हैं विद टेम्पलेट। ये दो काम हैं इनके, जो व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर हमने यहाँ पर फंक्शन लिखे हुए हैं। ये फंक्शन है, ठीक है, इनको हम व्यू भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं। अब ये सारी फाइल्स हमारी होगी। उसके बाद ये डेटाबेस है, इसको कैसे ओपन करते हैं ये हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर ये मैनेज डॉट पी वाई। अब अगर इसको आप यहाँ पर ऐसे ओपन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो ये अगर यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, क्योंकि ये डेटाबेस फाइल है। इसको हम यहाँ से ओपन नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका है इसको ओपन करने का यहाँ पर भी, लेकिन वो बहुत लेंथी है। इसको ओपन करने के लिए मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर जो है ना डी बी ब्राउज़र ये इंस्टॉल करवाया हुआ है। इसके थ्रू हम इसको ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैनेज डॉट पी वाई, ये अब हमारी मेन फाइल है जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करती है। लाइक अगर हमने सर्वर रन करना है तो ये रन करवाएगी, यूज़र क्रिएट करना है लाइक एडमिन यूज़र क्रिएट करना है तो यही क्रिएट करवाएगी। जैसे मैंने एडमिन यूज़र क्रिएट किया हुआ है ना, एडमिन और एडमिन, जिससे वो एडमिन पैनल के अंदर हम लॉगिन कर पा रहे हैं, तो वो यही फाइल जो है वो करवाती है। मतलब इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं एक और एडमिन यूज़र क्रिएट करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे करूँगा, पाइथन मैनेज मैनेज डॉट पी वाई, और मैं कहूँगा क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है। अब वो मुझे पूछ रहा है अच्छा ये जो यूज़र नेम तुम क्रिएट करना चाह रहे हो यहाँ पे इसका यूज़र नेम क्या होगा, मैं अपना ही रख लेता हूँ। और ईमेल एड्रेस कुछ मैं इसको ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, जैसे एंटर प्रेस करूँगा ये ब्लैंक रह जाएगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस हम नहीं चाह रहे कि एडमिन का हम स्टोर करवाए ना, हमें ज़रूरत है। हाँ, पासवर्ड की ज़रूरत है, मैं पासवर्ड भी सुबहान लिख देता हूँ, एंड अगेन सुबहान। और यहाँ पर कह रहा है पासवर्ड इज़ टू सिमिलर टू द यूज़र नेम, और दिस पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट। वो बस मुझे वार्निंग दे रहा है कि भाई ये पासवर्ड ना रखो, डेंजरस पासवर्ड है, वीक पासवर्ड है। अब वो पूछ रहा है कि स्टिल तुम यही यूज़ करना चाहते हो या नहीं, तो मैं कहूँगा वाई, यस, कि मैं यही यूज़ करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर कह रहा है सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। और ये सुपर यूज़र क्या है, ये जस्ट एडमिन के लॉगिन के लिए होता है। यहाँ पर मैं जाऊँ अगर स्लैश एडमिन, तो यहाँ पर अब मैं, अच्छा ये कह रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, क्यों, क्योंकि मैंने सर्वर को ब्रेक कर दिया। सर्वर हमारा अब रन नहीं हो रहा। मैं दोबारा सर्वर को रन करता हूँ। ओके, अब रन हो गया सर्वर। तो अब मैं रीलोड करता हूँ। अब और ठीक है, अब रन होगी। और अब मैं यहाँ पर इससे भी लॉगिन कर सकता हूँ, सोबान एंड सोबान, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अब हम इससे भी लॉगिन कर सकते हैं। सो ये हो गया मैनी डॉट पी वाई की फ़ाइल। अब जो है ना हम लास्ट के ऊपर जो मेन चीज़ है उसके ऊपर आने लगे हैं। ये तो था फाइल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसका जो पूरा क्लास है ना एक इस फ्रेमवर्क का वो देखने लगे, तो उसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर पेंट। अब आपने ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो हमारा फ्रेमवर्क है ना डी जेंगो का, डी जेंगो, वैसे जेंगो बोलते हैं इसको, डी साइलेंट है। ये इसको हम कहते हैं, ये हमारा जो बेस्ड है ये एम वी टी बेस्ड फ्रेमवर्क है। एम वी टी, एम से मुराद है यहाँ पर हमारे मॉडल्स, जो मॉडल डॉट पी वाई की फ़ाइल थी।
जिसके अंदर हमारा क्या होता है, डेटाबेस के टेबल्स का कोड, ये डेटाबेस के रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद वी से मुराद है यहाँ पर व्यूज़, जो व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल थी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं हमारे फंक्शंस, जो कि ये बताते हैं कौन सा पेज कब लोड होना है, कौन सा डाटा आएगा उस पेज के ऊपर, कहाँ से इनके वो डाटाबेस में से जो आएगा वो वाला सारा कुछ। तो इसके अंदर होते हैं हमारे फंक्शंस। टी से मुराद है टेम्पलेट, टेम्पलेट, टेम्पलेट। ठीक है, और यानी कि ये इसके अंदर हमारे आ जाते हैं वो एच टी एम एल के पेजेस, डॉट एच टी एम एल के पेजेस, जो कि हमारी जब वेबसाइट रन हो रही होती है जो भी उसके में जो इंटरफेस जो शो हो रहा होता है वो शो करते हैं। तो ये है एम वी टी बेस्ड फ्रेमवर्क। अब ये काम किस तरह से करता है, ये इसके ऊपर देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें शो हो रहा होता है एक एच टी एम एल पेज। यहाँ पर यूज़र जब कोई डाटा लिखता है तो वो डाटा जाता है सबसे पहले फंक्शन के पास, यानी कि व्यू के पास। ठीक है, और फिर फंक्शन के अंदर जो बोला होता है ना, जो भी डाटा हम पास करते हैं वो डाटा जाता है हमारी जो फाइल होती है ना, मॉडल डॉट पी वाई उसके पास। और फिर जो मॉडल डॉट पी वाई की फ़ाइल है वो उस सारे डाटा को स्टोर करवा देती है डेटाबेस टेबल के अंदर, जो उसके रिलेटेड डेटाबेस बना होता है उसके अंदर स्टोर करवा देती है। अच्छा, यहाँ पर जो डाटा है वो डायरेक्टली जो है वो जाता है फंक्शंस के पास। फंक्शन से ये डाटा एक्चुअली जा रहा होता है एच टी एम एल से, जो डाटा जाता है ना फंक्शंस के पास या बैकएंड के पास, वो डायरेक्टली डाटाबेस, सॉरी, यहाँ से एच टी एम एल के अंदर से जो डाटा जाता है फंक्शन के पास वो डायरेक्टली नहीं जाता, वो लेके जाते हैं फॉर्म्स। जिस तरह एक क्लास के अंदर स्टूडेंट से डाटा लेना हो टीचर ने, तो वो उनको फॉर्म्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, चलो अपना अपना डाटा फिल कर दो। तो इस तरह से ये फॉर्म्स होते हैं इस फाइल, इसके अंदर शायद हमने नहीं बनाए हुए, मैं देख लेता हूँ ज़रा। फॉर्म डॉट पी वाई, हाँ नहीं है इसके अंदर। आपके प्रोजेक्ट में फॉर्म कोई नहीं यूज़ हुआ होगा गुफरान, डायरेक्टली डाटा जा रहा है। मैं इनका प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। अच्छा, अभिया का प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पर जाऊँगा ओपन प्रोजेक्ट में, ये ओपन प्रोजेक्ट, सॉरी ओपन फोल्डर, और यहाँ से ये आ गया पर्सनल वेलनेस ट्रैकर, प्रोजेक्ट एंड सेलेक्ट फोल्डर। और यहाँ पे ये आ गया ट्रैकर, और यहाँ पे ये देखें इनका है फॉर्म्स डॉट पी वाई, इसके अंदर हमारे फॉर्म्स होते हैं एक्चुअली। जैसे वेलनेस लॉग फॉर्म, ये किस लिए है, जब यूज़र अब एक न्यू लॉग ऐड करेगा इनके प्रोजेक्ट में, एक्चुअली ये है कि यूज़र अपना डेली का लॉग ऐड कर सकता है, उसने कितना पानी पिया, कितनी एक्सरसाइज की। तो ये अगर वो ऐड करना चाह रहा है डाटा, तो ये उसके लिए फॉर्म यूज़ होगा, वेलनेस लॉग फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर फॉर्म है, यानी कि यूज़र रिमाइंडर भी सेट कर सकता है, तो जब रिमाइंडर वो सेट करना चाह रहा होगा उसके लिए ये यूज़ होगा। तो ये है फॉर्म्स का जो है ना वो सारा ताल्लुक। तो ये फॉर्म जो है ये हम एच टी एम एल पेज के अंदर लोड करवा रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये एच टी एम एल पेज के अंदर अगर मैं आपको जाके दिखाऊं, तो यहाँ पे रिमाइंडर लिस्ट, नहीं ऐड रिमाइंडर में, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये फॉर्म यहाँ पर ये रहा, फॉर्म डॉट एक्टिविटी टाइप, तो ये फॉर्म की फील्ड्स को यहाँ पर हम लोड करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से डाटा पहले फॉर्म के पास जाएगा, फिर फॉर्म से डाटा जो है वो प्रोसेस होगा व्यू के अंदर, और व्यू जो है वो डाटाबेस के अंदर भेज देगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें, फॉर्म्स जो है ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, जो हमारी वेबसाइट है उसके तीन हिस्से होते हैं, फ्रंट एंड, और फंक्शन जो है यहाँ पर हमारा हो गया बैक एंड, बैक एंड। और ये डेटाबेस हमारा आपको पता ही है कौन सा, वो एसक्यूएल, ये हमने वैसे यूज़ किया हुआ है, हमने जो डेटाबेस यूज़ किया है, अगर वो आपसे पूछ लें डेटाबेस कौन सा यूज़ किया है,
तो ये है DB SQLite 3, ठीक है। वैसे ये जो model डॉट पी वाई है ना, यहाँ पर जो model डॉट पी वाई की फ़ाइल है हमारी, ये ये है डेटाबेस के रिलेटेड ये, लेकिन ये खुद डेटाबेस नहीं है, ठीक है। ये बस डेटाबेस के रिलेटेड है, ये भी बैकएंड के अंदर ही आएगी। ओके, ये बस जो मॉडल डॉट पी वाई की फ़ाइल है वो डेटाबेस के रिलेटेड है, क्योंकि वो डेटाबेस के रिलेटिव फंक्शंस को हैंडल कर रही है। डाटा जो हमारे टेबल्स हैं उनको मैनेज कर रही है, लेकिन ये है बैकएंड का हिस्सा। एक्चुअली हमारा जो डेटाबेस है वो हमारा डीबी, वो सॉरी डीबी तो उसका नाम है, SQLite 3 है, SQLite 3, ये हमारा डेटाबेस है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा SQLite 3, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से पूरा जो है ना वर्क करता है। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना वो हमने चेंजिंग किस तरीके से करनी है अगर वो हमें बोलते हैं, क्योंकि एक दफ़ा आप ये सीख लेंगे फ्रेमवर्क तो फिर चेंजिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।